नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं आपके अध्याय 3 का जो 4 नंबर भाग था उसकी बात कर ली। तो भाग नंबर 5 की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, भाग 5 में हम लोग पढ़ेंगे जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गुणों की बात करेंगे। किसके गुणों की बात करेंगे? आयनिक यौगिकों के गुणों की बात करेंगे। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आयनिक यौगिक जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी हमें परिभाषा जो है वो आनी चाहिए कि आयनिक यौगिक किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, धातु और अधातुएं जो होती हैं वो आपस में मिलकर आयनिक यौगिक बनाती हैं। कौन कौन? मेटल्स और जो नॉन मेटल्स होते हैं, धातु और अधातु मिलकर क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक जो है वो बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात एक तो ये हो गई। तो आयनिक यौगिकों का निर्माण जो है वो धातु और अधातु से मिलकर बनता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आयनिक यौगिक जो होते हैं उनमें धातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन हो जाती है, और जबकि अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या हो जाता है? ऋणायन हो जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे आयनिक यौगिक मैंने बताया धातु और अधातु। मान लीजिए धातु ए है और अधातु बी है, और ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं? आयनिक यौगिक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आयनिक यौगिक। तो धातु क्या होंगे? ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो जाते हैं? धनायन हो जाते हैं। और बी जो होते हैं, अधातु जो होती हैं, क्योंकि धातु ए है और बी क्या है? अधातु। अधातु क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉनों को क्या करके? ग्रहण करके, ये तो त्याग रहे हैं, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं? ग्रहण करके क्या हो जाते हैं? ऋणायन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है। तो ये आयनिक यौगिक ए और ए प्लस और बी माइनस जो बने हैं ये आयनिक यौगिक बने हैं। ये धनायन आयनिक यौगिक है और ये ऋणायन आयनिक यौगिक होता है। तो अगर बात करें तो धनायन व ऋणायन आपस में एक बल द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। धनायन और ऋणायन आपस में एक बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, अर्थात विद्युत संयोजक बल। क्या बोला जाता है? विद्युत संयोजक बल, विद्युत संयोजक बंध, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इसको बोला जाता है, जिसके द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं। अब हम परिभाषा इसकी आसानी से बना सकते हैं आयनिक यौगिक की, कि इसकी परिभाषा जो है वो क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, परिभाषा क्या होगी कि ऐसे यौगिक, इस प्रकार के यौगिकों में आयनिक या विद्युत संयोजक बंध उपस्थित हो, उन्हें क्या बोला जाता है? आयनिक यौगिक बोला जाता है। या फिर ऐसे लिख सकते हो परिभाषा, ऐसे यौगिक जो धातु एवं अधातु से मिलकर बने होते हैं और ये आपस में विद्युत संयोजक बल द्वारा, बंध द्वारा मजबूती से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे यौगिकों को क्या बोला जाता है? आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है?
आयनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात कर लेते हैं आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों की। आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों की हम बात करेंगे तो हम 4 बातें मुख्य पढ़ेंगे गुण धर्मों में। एक तो आयनिक यौगिकों की जो भौतिक प्रकृति होती है वो कैसी होती है, भौतिक प्रकृति की बात करेंगे। दूसरी अगर बात करें तो हम लोग आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक कितना होता है उसकी बात करेंगे। तीसरा जो हम बात करेंगे वो करेंगे घुलनशीलता, आयनिक यौगिकों की घुलनशीलता। और 4 नंबर पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे विद्युत चालकता। इस प्रकार से हम 4 बातें जो हैं वो आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, भौतिक प्रकृति। किसकी बात करते हैं, भौतिक प्रकृति की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, भौतिक प्रकृति की बात करते हैं तो आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस और क्या होते हैं, कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठोस और क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनके जो बंध ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं, इनके मध्य जो बंध होता है वो कौन सा होता है, परबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा, परबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। परबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल जो है वो कार्य करता है। और इनकी प्रकृति की अगर बात करें तो ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, अर्थात थोड़े से दबाव से भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। थोड़े से दबाव से ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठोस और कठोर जरूर होते हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर थोड़ा सा ही अगर प्रेशर दिया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दूसरा है गलनांक। 2 नंबर कौन सा है, गलनांक। गलनांक की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए गलनांक क्या होता है। गलनांक गलने की जो क्षमता, और क्वथनांक की अगर बात करें तो किस तापमान पर वो जो है जलता है। तो गलनांक की बात करें और क्वथनांक की बात करें तो ये दोनों ही आयनिक यौगिकों का बहुत अधिक होता है। गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं ये बहुत अधिक होते हैं और इनके जो है ये मजबूत विद्युत वाहक बल के द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अब गलनांक और क्वथनांक अधिक होने का कारण यही है, ये किससे जुड़े हुए रहते हैं, मजबूत विद्युत वाहक बल से जुड़े हुए रहते हैं। किससे, मजबूत विद्युत वाहक बल द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसके कारण इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे कुछ उदाहरण आपको बता देता हूँ। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, क्योंकि सोडियम के अंदर सोडियम क्या होता है, धनायन, क्लोरीन क्या होता है, ऋणायन। ठीक है, और सोडियम क्या होती है, धातु, क्लोरीन क्या होता है, अधातु। तो ये क्या हो गया, आयनिक यौगिक। अब इसके अगर गलनांक की बात करते हैं तो वो 1074 केल्विन होता है। गलनांक कितना होता है, 1074 केल्विन। और ये तो गलनांक होता है। क्वथनांक की अगर बात करें तो वो होता है 1686 केल्विन। इस प्रकार इनका गलनांक और क्वथनांक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें CaO की, तो इसका गलनांक तो होता है 1045। कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक जो होता है वो होता है 2850। और अगर क्वथनांक की बात करें तो वो होता है 3120। ठीक है, गलनांक का मतलब गलने की अवस्था, क्वथनांक का मतलब जलने की अवस्था। ठीक है, तो ये बहुत अधिक होते हैं। घुलनशीलता की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, विद्युत आकर्षण जो विद्युत संयोजक यौगिक है वो सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। भैया अगर आयनिक यौगिकों की बात करें तो ये
जल में तो क्या होते हैं, सामान्यतः घुलनशील होते हैं। जल में तो क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि के अंदर क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, या फिर बोल सकते हो अविलेय होते हैं, उनके अंदर ये घुलते नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत चालकता। तो प्यारे बच्चों की अगर बात करें हम लोग विद्युत चालकता की, तो किसी भी विलयन से विद्युत चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता होना आवश्यक है, और जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। अतः अगर बात करें तो गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच स्थिर वैद्युताकर्षण बल जो है वो ऊष्मा के कारण क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ऊष्मा के कारण क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो मुख्य बात यही है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों में विद्युत का चालन नहीं होता है। ठोस अवस्था में बात करें, ठोस अवस्था में तो विद्युत चालन जो है वो नहीं होता है, विद्युत चालन जो है वो नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपके आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों मैंने आपको एक उदाहरण बताया, इसे और भी उदाहरण आपको बता देता हूँ आयनिक यौगिकों के। सोडियम क्लोराइड बता दिया था मैंने, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड जिसमें Na+Cl-, ठीक है, धातु और अधातु। इसी प्रकार और उदाहरण लेते हैं तो LiCl अर्थात लिथियम क्लोराइड, ठीक है, कौन, लिथियम क्लोराइड। इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब देखिए यहाँ पे तो LiCl ही है, तो 2 वगैरह नहीं लगा हुआ। तो कक्षा 9 के अंदर आप लोगों को बताया था मैंने, Li की संयोजकता 1 होती है और Cl की संयोजकता भी 1 होती है। तो अब इनका अणुसूत्र लिखेंगे तो LiCl हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड। लेकिन CaCl2 की बात करें तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2, और क्लोरीन की अभी बताई कितनी होती है, 1। तो हमेशा याद रखना ये क्या होते हैं, वज्र गुणित होते हैं, 1 होती है। ये इस प्रकार से वज्र गुणित हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CaCl2। इसी प्रकार अन्य उदाहरण की बात करते हैं, CaO, ठीक है, आपको बता दिया था। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो मैग्नीशियम की भी संयोजकता कितनी होती है, 2, क्लोरीन की भी कितनी होती है, 1। तो इनको करेंगे तो MgCl2 अणुसूत्र प्राप्त होगा। तो ये भी आप लोग इस प्रकार से इनके अणुसूत्र हमने कक्षा 9 के अंदर सीखे थे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों की बात जो थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम बात करेंगे धातुओं की प्राप्ति की। किसकी बात करेंगे, धातुओं की प्राप्ति की जो बात है वो आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। धातुओं की प्राप्ति, ये आगे वाले वीडियो के अंदर